जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जिन्होंने ये सौभाग्य मुझे दिया कि गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है वो मैं शेयर कर सकूं। मैं ये सत्संग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, और आप ही मेरे साथ रहना इस पूरे सत्संग शेयरिंग के दौरान, कि जो आपकी ब्लेसिंग्स जो मुझ पर और मेरी फैमिली पर हैं वो सब संगत के समक्ष अच्छे से उसका बखान कर पाऊँ। मेरा नाम मोनिका तनेजा है और मैं दिल्ली को बिलोंग करती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ हमारा संबंध जुड़ा सितंबर 2014 में, जब गुरु जी ने पहली बार अपने दरबार में आने का मौका दिया। उससे पहले हमने गुरु जी के बारे में या बड़े मंदिर के बारे में कहीं कुछ नहीं सुना था। जब पहली बार मंदिर गए तो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगा मानो स्वर्ग में पहुंच गए हों। इसके बाद हम ऑलमोस्ट हर सैटरडे जाने लगे बड़े मंदिर। गुरु जी कहते हैं ना, उन्हें ही आजमाते हैं जिन्हें वो अपने करीब करना चाहते हैं। तो मेरे भी टेस्ट गुरु जी ने कुछ लिए। अब जब अक्टूबर आया तो नवरात्रे चल रहे थे और मैंने फास्ट रखे हुए थे। अब घर से मैं ये सोच कर गई थी कि मंदिर में गुरु जी के दर्शन अच्छे से करेंगे और लंगर प्रसाद नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने फास्ट रखे हुए थे और क्योंकि गुरु जी से नए नए जुड़े थे तो उनके वचनों को भी नहीं सुना था कि वहम नहीं करना किसी बात को लेके। जब दर्शन कर लिए और लंगर प्रसाद की तरफ जाने लगे तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि कहीं से बाहर निकल सकूं। उस टाइम पे मंदिर हॉल के साथ जो गार्डन है वहाँ पर लंगर के लिए बिठाते थे। तो वहाँ पहुँचकर मैंने धीरे से एक सेवादार अंकल को बोला कि मेरा फास्ट है अंकल। तो वो बोले, आंटी गुरु जी के दरबार में आकर वहम की कोई जगह नहीं होती, आप प्रसाद ग्रहण करो बिना कुछ सोचे। बस उसी वक्त उन सेवादार की बात मान ली और गुरु जी का वचन मानकर, और वो दिन है और आज का दिन है कि कोई वहम में नहीं पड़ती। ये एक छोटी सी परीक्षा ही शायद गुरु जी ने मेरी ली। उसके बाद एक और बात हुई। हम हर सैटरडे जाने लगे बड़े मंदिर। तो एक दिन हस्बैंड बोले, क्या तुम हर सैटरडे मंदिर ले जाती हो, अब कुछ टाइम के लिए ब्रेक दे दो, अभी नहीं जाना। तो हस्बैंड और उनकी फैमिली क्योंकि साईं बाबा को ज़्यादा मानते हैं तो उनका कनेक्शन कुछ ज़्यादा नहीं जुड़ा था तब, पर रिस्पेक्ट बहुत करते थे, इसलिए चलते थे वो मेरे साथ। तो फिर मुझे भी लगा कि जैसे गुरुजी कहते हैं कि घर में लड़कर मंदिर नहीं आना और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है घर से और ऐसे नहीं आना है मंदिर, तो फिर मुझे लगा कि गुरुजी के वचन को मानना है और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला हस्बैंड को। पर बहुत उदास हुई, रोना भी बहुत आया कि कितना सुकून मिलता है बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करके। फिर गुरुजी कहते हैं कि घर बैठकर, जैसे वो कहते हैं कि घर बैठकर मेरे स्वरूप से भी बात करो, तो वो सुनते हैं। फिर जब सैटरडे आया तो हस्बैंड बोले, चलो रेडी नहीं होना, चलना नहीं है गुरुजी के आश्रम। तो मैंने थोड़ा रिएक्ट किया कि अब क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही तो मना किया था। तो बोले, ऐसे ही कह दिया होगा, भूल जाओ और उठो और चलो चलते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हम गुरुजी के फॉलोअर हैं तो हमें गुरुजी के वचनों को पहले मानना है, उनकी कई बातों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उनके करीब हो पाएंगे और उनके अच्छे बच्चे और अच्छी संगत बन पाएंगे। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। फरवरी 2012 में हम एक नए घर में शिफ्ट हुए। उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था हमारी लाइफ में, हमारा बिजनेस, हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे, और मेरे पापा भी थे जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था 2000 में और वो पैरालाइज थे। उनकी कंडीशन स्टेबल थी, वो स्टिक लेकर थोड़ा थोड़ा घर पर चलते थे और कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था।
अब जब हम इस नए घर में आए तो कुछ टाइम बाद हमने रियलाइज़ किया कि हमारा बिजनेस स्लो हो गया है, जो कि पहले सब कुछ अच्छा था, सब ठीक ठाक से था, और कुछ टाइम बीतने पर बिल्कुल डाउन ही चला गया। इसके बाद एक सब कुछ बिगड़ता चला गया लाइफ में। पापा की कंडीशन भी डिटेरियोरेट होती गई। वो 2-3 बार वॉशरूम में गिर गए, फिर उनकी नी सर्जरी भी हुई। उसके बाद कंडीशन और ख़राब हो गई उनकी, और जनवरी 2016 में गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। बच्चों की भी हेल्थ कुछ अफेक्ट करी उस टाइम पर। बेटे को सीवियर टाइफाइड हुआ, बेटी को भी, क्योंकि वो छोटी थी तो नानू के जाने के बाद कुछ मेंटली डिस्टर्ब हुई। वो रोज़ सुबह उठकर स्कूल ना जाने का बहाना करती, कभी पेट दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ। बहुत पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है स्कूल में, बट वो छोटी थी तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई। कुछ दिन बाद फिर गुरुजी की कृपा से बच्चे थोड़ा ठीक हो गए। तो मेरे घर में 10 साल पुरानी मेरी एक हेल्प थी, जो कि खाना भी बनाती थी, सफाई, बर्तन, सब काम वही करती थी। अच्छी थी, लॉयल थी, पैसे चाहिए होते थे मांग लेती थी। अब उसने एक छोटा सा ढाबा खोला और उसके बाद सिर्फ मेरे ही घर में काम करने आती थी, बाकी घर उसने छोड़ दिए थे, ताकि वो अपना बाकी टाइम अपने ढाबे पे स्पेंड कर सके। फिर एक दिन बोली, दीदी मैं अपनी छोटी बहन को ले आऊँ ताकि काम जल्दी से हो जाए और उसके बाद ढाबे पे चली जाऊँ। अब उसकी बहन के बारे में सबको पता था कि वो ठीक नहीं है, चोरियाँ करती है हर घर में, बट हमारा दिमाग उस वक्त कुछ काम नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड भी थोड़ा टेंस थे अपने बिजनेस को लेके। अब जब उसने आना, मेरे हस्बैंड कभी किसी और रूम में होने, कभी फ़ोन पर बात कर रहे होने, कभी बालकनी में होने, कभी कुछ, और मैं किचन में सुमन के साथ होती थी। अब बेडरूम में हस्बैंड की जीन्स टंगी होती थी और उस लड़की को बड़े आराम से मौका मिल जाना पॉकेट में से थोड़े थोड़े पैसे रोज़ निकालने को, क्योंकि उस रूम में कभी कोई होता ही नहीं था। कभी 2,000, कभी 4,000, जो भी उसके हाथ आए वो निकालती गई। हस्बैंड क्योंकि गिनकर पैसे रखते नहीं थे और ना ही वॉलेट रखते थे, तो उन्हें शक तो होता था, बट ऐसे कि क्योंकि वो थोड़ा डिप्रेस चल रहे थे तो ऐसे खुद से सोच लेते थे कि कहीं खर्च हो गए होंगे पैसे। अभी 10 दिन ही बीते होंगे इससे रोज़ पैसे निकालते, तो मैं कहीं बाहर गई हुई थी उस दिन। तो इन दोनों बहनों ने जैसे ही काम ख़त्म किया उसके बाद घर जाने लगी तो चली गई। उसके बाद हस्बैंड ने जैसे ही जीन्स देखी तो पॉकेट बिल्कुल खाली थी उस दिन। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे मेरी पॉकेट में से सारे पैसे गायब हैं, और बाय चांस उस दिन किसी को पैसे देने थे। उन्होंने 15,000 रुपीज़ उन्होंने गिन के रखे थे और 2 विजिटिंग कार्ड्स थे, तो उन्हें वो याद था। तो मैं वहीं से सुमन के ढाबे पर गई, मैंने बोला, उससे सब बताया, तो समझ गई थी कि मैं ठीक बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, क्योंकि उसके लिए तो कुछ नई बात नहीं थी। पहले भी बहुत कंप्लेंट्स आई हुई हैं उसकी बहन को लेके। तो मैंने बोला कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करने जा रही हूँ। तो वो बोली, दीदी थोड़ा रुको, मैं बात करती हूँ बहन से घर पे जाके और फिर मैं आपको बताती हूँ सारी बात। और थोड़ी देर में सुमन ने बताया, उसका फ़ोन आया कि उसकी बहन ने मान लिया है कि उसने पैसे निकाले हैं, और उसने रिक्वेस्ट की कि पुलिस कंप्लेंट मैं ना करूं क्योंकि उस बहन की कुछ दिन में शादी होने वाली थी। अब उसके पेरेंट्स उसके बाद मेरे घर पर आए और उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगी, और मुझे याद है उस वक्त उन्होंने मेरे हाथ में 9,500 रुपीज़ रखे और हाथ जोड़कर बोले कि आगे हो सका तो ज़रूर थोड़े और पैसे जो होंगे आपको दे देंगे, और बाकी बेटी तो पहले खर्च कर ही चुकी है सारे पैसे। अब ये एक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद सुमन को तो फिर भी मैंने आने दिया, बट सिर्फ खाना बनाने के लिए। तो उसके बाद मैंने एक न्यू मेड रख ली सफाई के लिए। एक दिन हम किसी फंक्शन से आए और आकर रात को मैंने अपने बैंगल्स उतारे और अलमीरा में लॉकर में रख कर आगे कहीं, मतलब आगे रख दिए, लॉकर में नहीं रखे, क्योंकि लेट हो रहे थे तो फिर नहीं रखे।
अब कुछ दिन बीते तो मुझे लगा कि वो बैंगल्स मैं बैंक लॉकर में रखवा देती हूँ, क्योंकि वो रेगुलर वियर नहीं थे मेरे बैंगल्स। तो 5-6 दिन बीत चुके थे इस बात को। तो मैंने देखा तो बैंगल्स मुझे कहीं मिले नहीं। बहुत ढूंढा, सुबह से रात हो गई, बट कहीं नहीं मिले। तो रात को हस्बैंड को बताया तो वो तो बहुत गुस्सा हुए, चुप ही होने को नहीं आ रहे थे। मेरी भी गलती थी, ठीक से संभाले ही नहीं मैंने। बट हस्बैंड का तो समझ में ही नहीं आ रहा था इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इस नेचर के है ही नहीं, स्पेशली अपनी फैमिली के साथ। और मेरे साथ भी कभी हमारी कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं हुई, लड़ाई तो दूर की बात थी। फिर आई मेड्स की बात, दोनों ने कहा हमने नहीं लिए, बट ऑब्वियस वो कैसे मानती किसी ने लिए। दिल यही कह रहा था कि पुरानी वाली मेड ने तो नहीं लिए होंगे। तो हम उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली पुलिस स्टेशन लेकर गए, ताकि अगर दबाव में आके किसी को कुछ ऐसा लगे तो कोई सच बोल दे। तो न्यू मेड के लिए उसके सपोर्ट में वो लोग आ गए जहाँ वो पहले से काम करती थी। तो वो बोले ये तो बिल्कुल नहीं ले सकती, हमारे घर में ऐसे ही पैसे भी पड़े होते हैं सामने, कभी कहीं कुछ गायब नहीं हुए, कुछ मिसप्लेस नहीं हुआ। और इसके ऊपर पुलिस ने भी बोला कि एफआईआर मत कराओ, मिलने तो है नहीं, पहले आप लोग संभाल के चीज़ें अपने वैल्यूएबल्स को रखते नहीं और फिर कंप्लेंट्स करने आ जाते हो। तो फिर उन्हें कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर करी। तो फिर मैंने अपनी पुरानी मेड को निकाल दिया और न्यू वाली सफाई के लिए आती रही, और खाना मैं खुद से बनाने लगी। उसके बाद इतना नुकसान होता चला जा रहा था बैक टू बैक कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस हम यही सोचते रहे कि शायद ये नया घर हमें सूट ही नहीं किया। इसके बाद एक और मुसीबत ने घेर लिया। अप्रैल 2000 स्टार्टिंग में नवरात्रे चल रहे थे और मैंने फास्ट रखे। तो हमने घर पर 1 अप्रैल सैटरडे को माता की चौकी भी रखवाई, बस कुछ अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ। सब अच्छे से हुआ। तो संडे नेक्स्ट डे हस्बैंड कहीं गए। हमारी एक कार घर के बैकलेन में होती है जिसे रेगुलरली चलाते थे, और होंडा सिटी घर के बाहर रोड पर गेट के साथ एक फिक्स जगह पर खड़ी रहती थी, जो वीकेंड्स पर ही निकालते थे हम। अब संडे कहीं हस्बैंड लेकर गए और आकर जहां हमेशा गाड़ी खड़ी करते हैं गेट के साथ, वहां ना खड़ी कर कर थोड़ा आगे खड़ी कर दी कि थोड़ी देर के बाद लगा देंगे। संडे बीत गया तो गाड़ी वहीं खड़ी रही जहां संडे को लगाई थी। तो मंडे शाम को 4-5 बजे का टाइम होगा कुछ, हमारे एरिया का गार्ड भागता हुआ आया और बोला आपकी कार को आग लग गई है, जल्दी आओ। तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोल के चला गया वो। तो भागे, बाहर देखा तो हमारी कार आगे बोनट से पूरी तरह से आग पकड़ी हुई थी और बहुत ऊंची ऊंची आग की लपटें ऊपर की तरफ थी। सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, 20 मिनट लग गए, फायर ब्रिगेड आई। तो मेरा तो रोना ही नहीं रुक रहा था, क्या क्या देखने को मिल रहा है। बट थैंकफुली हमारी कार के लेफ़्ट और राइट में कोई कार नहीं थी, जगह खाली थी, नहीं तो वो भी आग पकड़ सकती थी। खैर फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई। कुछ देर बीत जाने के बाद कार के पास गए तो देखा आगे की तरफ से सारी डैमेज थी, स्पेशली ड्राइवर सीट सबसे ज़्यादा। पीछे से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि कार जली है। तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का कार स्वरूप लगवाया था कार में मेरी खुशी के लिए, लेकिन मैं ढूंढने गई पर वहाँ कोई अंश नहीं मिला गुरुजी के स्वरूप का। तो गुस्सा भी बहुत आया कि किसने ऐसी शरारत की। तो सच बताऊँ तो कार से ज़्यादा गुरुजी के कार स्वरूप को आग में जल जाने का दुख था, पर कुछ कर नहीं सकते थे, हेल्पलेस थे। तो जो भी सुनता शौक हो जाता। तो एक दिन पहले से खड़ी कार में आग कैसे लग गई। तो गुरुजी की कृपा तब भी बहुत रही, इंश्योरेंस के पैसे नॉमिनल डिडक्ट हुए और कुछ ही दिन में न्यू कार गुरुजी ने दिलवा दी। हालांकि अभी मेटेरियलिस्टिक बातें कोई मायने नहीं रखती हैं, जब जिंदगी की बागडोरी गुरुजी के हाथ में सौंप दी तो नफ़ा नुकसान भी गुरुजी जाने कब क्या होना है। अब इस संगत जी जो मिरेकल्स, जो ब्लेसिंग्स गुरुजी की हर वक्त रही हम पर, मेरी फैमिली पर, इस टाइम पीरियड में 2012 से जब हमने घर लिया नया और 2017 तक, इसका एक्चुअल पता मुझे काफ़ी बाद में चला।
तो अब आप ध्यान से वो सुनिए। इतना सब कुछ मुसीबतें झेलने के बाद हमारे सब कष्ट दूर होने का समय नज़दीक आ गया था गुरुजी की मेहर से। मेरी मासी और अंकल हमें एक ऐसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति से मिलाने ले गए जो कि प्रोफेसर थे बाय प्रोफेशन, बट उनके पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स थी जिससे वो सब पास्ट प्रेजेंट बता देते थे, और वो ज़्यादा किसी से नहीं मिलते थे, बट बस जो क्लोज थे उनके साथ ही वो मिलते थे, इसलिए उन्हें अप्रोच करना भी थोड़ा मुश्किल था। अब जब हम उनके पास गए तो उन्होंने हस्बैंड से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आए हो। तो हस्बैंड ने सिर्फ एक लाइन बोली, बिजनेस में प्रॉब्लम है, काम नहीं है, बस और कुछ नहीं बोला। उसके बाद जो उन प्रोफेसर अंकल ने बोला, हम एकदम शॉक्ड रह गए। वो बोले कि पिछले 5 साल से आपके ऊपर किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसमें थेफ्ट, फायर, लड़ाई झगड़े, हेल्थ इश्यूज सब होंगे, और वो सब हो भी रहे थे। तो मैं कुछ बोलने लगी तो वो बोले कि आप चुप रहो, बस आप मेरी बात सुनो। तो फायर के लिए संगत जी उन्होंने बताया कि हस्बैंड को कि आपका पैर आप बचा कर रखना, वहाँ से आग पकड़ सकती है। तो पहले तो कुछ समझ नहीं आया कैसे। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि आपके बिजनेस में ही कोई है जिसने ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया हुआ है। तो फिर वो बोले कि फिर उन्होंने जो उपाय बताया वो भी थोड़ा मुश्किल था, बट अगेन गुरुजी की कृपा से वो बहुत आसानी से हो गया, और धीरे धीरे हमारी लाइफ फिर उसके बाद ट्रैक पर आने लगी। गुरुजी की जो सीम कृपा रही इस समय हमारे साथ, अब उसकी बात करते हैं। मैंने बताया कि काम बहुत डाउन चल रहा था, बट गुरुजी की मेहर थी कि फाइनेंशियली वीक नहीं होने दिया, क्योंकि हमारा रेंटल इनकम आ रहा था। अब दूसरी बड़ी मेहर देखिए, जो फायर की बात हुई, हस्बैंड के पैर जलने की बात करी उन प्रोफेसर अंकल ने। तो जो कार जली थी वो ड्राइवर सीट से सबसे ज़्यादा डैमेज थी। अगर हस्बैंड वो कार चला रहे होते तो जैसे कि सबको पता है कार में वायर सब पैर के पास होती है, तो कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हो सकता था। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि खड़ी गाड़ी में ही आग लगा दी और मेरे हस्बैंड को एक न्यू लाइफ बख्शी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी हम सोचें तो जो भी ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस था हम पर, वो गुरुजी एक एक करके वैनिश करते जा रहे थे। तो शुक्राना मेरे गुरु साहिब का हर पल साथ रहने के लिए। अब तीसरी बड़ी बात आती है थेफ्ट की। आई एम श्योर संगत जी ऐसा मिरेकल गुरुजी का शायद ही किसी ने सुना होगा। मैंने ही बोला कि मेरे बैंगल्स चोरी हुए, जो कि हुए भी थे। पूरे घर में ढूंढने के बाद कहीं नहीं मिले थे। हस्बैंड ने कितनी लड़ाई की, सब कुछ इतना सुनने को मिला, जबकि वो ऐसे है भी नहीं। बट ऐसा ही सेट के ब्लैक मैजिक हुआ होता, शायद उसी का इन्फ्लुएंस रहा होगा। अब 2019 में 2 साल के बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि बैंक लॉकर से मेरी ज्वेलरी लेकर आ जाओ। तो वो हस्बैंड बोले कि तुम ही चलो साथ, जो लेना है ले लो, फिर पहले मैं घर लेकर आऊँ ज्वेलरी, फिर वापस रखने जाऊँ, तो जो तुम्हें चाहिए वो एक ही बार निकाल लो चल के। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी जैसे ही मैं बैंक लॉकर गए, वहाँ लॉकर पाउच खोला, मैंने मेरे वही बैंगल्स जो चोरी हुए थे सामने सामने मेरी नज़रों के वो थे। आई वॉज टोटली अमेज्ड कि ऐसा कैसे हो गया। हस्बैंड बोले ध्यान से देखो क्या ये वही हैं, बट आई वॉज डैम श्योर ये वही थे। फिर एकदम से स्ट्राइक किया कि कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुई कि लॉकर में रख दिए हों और मैं भूल गई हूँ और मुझे लगा कि चोरी हो गए हैं। तो ये भी क्लियर करने के लिए हमने बैंक लॉकर ऑपरेट करने पर जो रजिस्टर में एंट्री करते हैं, जिसमें टाइम, डेट, सिग्नेचर सब मेंशन करना होता है, तो वो रजिस्टर देखा तो उस पर कोई भी एंट्री पिछले 2 साल की नहीं थी जब हम बैंक गए हों और हमने बैंक लॉकर ऑपरेट किया हो। तो ये कौन कर सकते हैं? सिर्फ हमारे प्यारे गुरु साहिब। इतना प्यार से वो हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करते गए कि अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है।
तो गुरु जी का बेअंत शुक्राना अपने सब बच्चों पर यूं ही कृपा बनाए रखें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु साहिब।